हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज CS पायल पोपली एंड जैसे कि आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ CBSE प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2015 का सॉल्यूशन। अब देखिए, ये जानना क्यों ज़रूरी है कि इस ईयर में क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे और उसके आंसर्स क्या होंगे। एक रीज़न है कि भाई कई बार ऐसा होता है CBSE मेहरबान हो जाता है स्टूडेंट्स पे और सेम क्वेश्चन उठा के एज इट इज़, मतलब कभी कभी नेम चेंज कर देता है, लेकिन कभी कभी एज इट इज़ उठा के इस बार के जो पेपर होते हैं उसमें दे देता है। तो ऐसे में आपके लिए थोड़ा सा केक वॉक टाइप चीज़ हो जाएगी कि भैया यही तो पूछा हुआ था, यही तो हमने पहले पढ़ा और इसी का आंसर तो हमें पता है और वही पूछ लिया गया दोबारा से। तो आपको बिल्कुल मार्क्स ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी प्लेट में सर्व कर दिए जाएंगे। हाँ, और एक रीज़न ये भी हो सकता है ये पढ़ने का कि भैया CBSE का पैटर्न समझ में आ जाएगा, वो किस लेवल के क्वेश्चन पूछता है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, किस अंदाज से क्वेश्चन पूछता है, वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो आपका थोड़ा सा पेपर पे ग्रिप बन जाएगी और आप अच्छे से आंसर राइटिंग कर पाएंगे। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूंगी कि आपको आंसर्स लिखते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आप पे थोड़ा सा राइटिंग प्रैक्टिस का भी थोड़ा बहुत टिप्स मिल जाएंगे साथ ही साथ, ठीक है। सो इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से पहले कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट जैसे कि 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको 1 वर्ड या 1 सेंटेंस में आंसर लिखना है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको 50 to 75 वर्ड्स में आंसर लिखना है। 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको 150 वर्ड्स में आंसर लिखना है। 6 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 200 वर्ड्स में आंसर लिखना है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि 200 का 201 या 2 नहीं हो सकता, बस 200 का 300 नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिएगा। और जितने भी पार्ट्स होंगे सबको साथ में अटेम्प्ट करना है। फिर से एक क्वेश्चन के 3 पार्ट्स है तो तीनों पार्ट्स को आप साथ में अटेम्प्ट करेंगे, अलग अलग जगह नहीं करेंगे, क्योंकि उससे एग्जामिनर थोड़ा सा आपसे परेशान हो सकता है और आपके मार्क्स काट सकता है। That's it। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 नंबर के लिए, जो कि बोल रहा है व्हाट इज मेंट बाय एफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की डेफिनेशन में हम 2 वर्ड्स मेंशन करते हैं, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। उसमें ये पूछ रहे हैं एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है। एफिशिएंसी का मतलब होता है कम कॉस्ट में ज्यादा आउटपुट डिराइव करना, कम इनपुट्स के साथ ज्यादा आउटपुट डिराइव करना। तो यस, ये बोलते हैं एफिशिएंसी मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टली एंड विद मिनिमम कॉस्ट। टास्क ढंग से करना और मिनिमम कॉस्ट के साथ करना, ताकि मिनिमम आउटपुट्स में मिनिमम इनपुट से आप मैक्सिमम आउटपुट जनरेट कर सके। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ डज मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव स्टेट। मैनेजमेंट किस तरीके से पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में मदद करती है, वो आपको स्टेट करना है। बहुत ही सिंपल सरल क्वेश्चन है, स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है। इट इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स बाय मोटिवेटिंग एंड लीडिंग इन सच अ वे दैट द इंडिविजुअल मेंबर्स आर एबल टू अचीव पर्सनल गोल्स व्हाइल कंट्रीब्यूटिंग टू द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट इस तरह से बूस्ट करती है लोगों को, एम्प्लॉयज को, कि वो जब अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को पूरा करने की तैयारी कर रहे होते हैं तो उस तैयारी को पूरा करते करते कहीं ना कहीं वो समझ जाते हैं कि बीच में हमारे गोल्स भी लाई करते हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा तो आपके जो सपने हैं वो भी तो पूरे हो पाएंगे। यूं थोड़ी ना आपके सपने आप अलग से पूरे करोगे, ऑर्गेनाइजेशन के सपने अलग से होंगे, नहीं, दोनों साथ में चलते हैं, सिंक में चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्लानिंग प्रोमाइसेस क्या होता है वो डिफाइन करिए। प्लानिंग प्रोमाइसेस आर बेसिकली द अजम्पशंस मेड बिफोर अबाउट द फ्यूचर ऑन द बेसिस ऑफ विच द प्लान्स आर ड्रॉन। भैया देखिए, प्लानिंग किस चीज़ की होती है, फ्यूचर की होती है। तो फ्यूचर की जब प्लानिंग होगी तो आपको ये तो पता नहीं है फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है, आप बस एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप फोरकास्टिंग कर सकते हैं कुछ प्रेमाइसिस को सेट करके कि भैया ऐसा मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ, ऐसा होगा, तो उसके बेसिस पे आप अपने प्लान्स डेवलप करेंगे। तो ये वो अजम्पशंस हैं जो आप फ्यूचर के बारे में लेते हैं और जिनके ऊपर आप अपने प्लान्स ड्रॉ करते हैं। Alliance Limited is engaged in manufacturing plastic buckets. The objective of the company is to manufacture 100 buckets a day. To achieve this, the efforts of all departments are coordinated and interlinked, and authority responsibility relationship is established among various job positions. There is clarity on who is to report to whom. Name the function of management discussed above. ओके बहुत ही प्यारा है बट बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ये बोल रहे हैं अलायंस लिमिटेड जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करता है प्लास्टिक बकेट्स की। ऑब्जेक्टिव इस कंपनी का है 100 बकेट्स एक दिन में बनाना। टू अचीव दिस द एफर्ट्स ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स आर कोऑर्डिनेटेड। हर एक डिपार्टमेंट के एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट किया गया और इंटरलिंक किया गया और अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप बनाया गया है सारी जॉब पोजिशंस के लिए। अब सबको पता है कि किसको किसको जाके रिपोर्ट करना है। आपको बताना है मैनेजमेंट का ये कौन सा फंक्शन है, हम सबको पता है, ये ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं। सो ऑर्गेनाइजिंग इज दैट फंक्शन। क्यों? क्योंकि भैया डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए गए हैं, कोऑर्डिनेशन बिठाया, इंटरलिंकिंग की है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप बनाए हैं, सबको पता है किसको किसको रिपोर्ट करना है। तो ये क्या है? ये ऑर्गेनाइजिंग ही तो है।
फिफ्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ कॉस्ट ऑफ डेट अफेक्ट्स द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी। कॉस्ट ऑफ डेट किस तरीके से अफेक्ट करता है एक पर्टिकुलर कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर को, कि भैया कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर किस तरह से मूव करेगा। जैसे कॉस्ट ऑफ डेट अफेक्ट्स द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी एज लो इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीजेस अ फर्म्स कैपेसिटी टू एम्प्लॉय हायर डेट। ये बोलते हैं कि अगर मान लो कहीं पे हमें कम इंटरेस्ट में लोन मिल रहा होगा तो हम क्यों नहीं लेना चाहेंगे, और हमारी सारी ज़रूरतों के लिए हम लोन ही ले लेंगे क्योंकि कम इंटरेस्ट में मिल रहा है। तो यस, कॉस्ट ऑफ डेट मतलब क्या, इंटरेस्ट अगर हमें कम अमाउंट में मिल रहा है। देखिए कॉस्ट क्या होता है डेट का, कि आप प्रिंसिपल के ऊपर क्या पे करें, और प्रिंसिपल के ऊपर आप क्या पे करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं। तो इंटरेस्ट जितना ज़्यादा होगा उतना आपको कॉस्टली लगेगा डेट, और इंटरेस्ट जितना कम होगा उतना आपको चीपर लगेगा डेट। ठीक है, तो यस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं हमें डेट का प्रोपोर्शन कितना रखना है ओवरऑल कैपिटल में। ठीक है, तो ये था हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी द सिक्स्थ क्वेश्चन। चले, सिक्स्थ है, इंडियन लॉजिस्टिक्स हैज इट्स ओन वेयर हाउसिंग अरेंजमेंट्स एट की लोकेशंस अक्रॉस द कंट्री। इट्स वेयर हाउसिंग सर्विसेज हेल्प बिजनेस फर्म्स टू रिड्यूस देयर ओवरहेड्स, इंक्रीजेस एफिशिएंसी एंड कट डाउन डिस्ट्रीब्यूशन टाइम। स्टेट विद रीजन वेदर द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियन लॉजिस्टिक्स विल बी हाई और लो। भाई देखो, पहले से ही इसका आंसर मेंशन है बट स्टिल मैं इसका क्वेश्चन आपको समझाऊंगी। ये बोल रहे हैं इंडियन लॉजिस्टिक्स जो है हैज इट्स ओन वेयर हाउसिंग अरेंजमेंट्स एट की लोकेशंस अक्रॉस द कंट्री। इनकी खुद की वेयर हाउसिंग अरेंजमेंट्स हैं की लोकेशंस पे, मतलब इन लोगों ने अलग अलग लोगों के साथ टाई अप किया हुआ है वेयर हाउसिंग के लिए की लोकेशंस पे, मतलब जहाँ जहाँ ज़्यादा बिजनेस होता है या जहाँ जहाँ ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इट्स वेयर हाउसिंग सर्विसेज हेल्प बिजनेस फर्म्स टू रिड्यूस देयर ओवरहेड्स। इनकी जो वेयर हाउसिंग सर्विसेज हैं उनकी मदद से बिजनेस बिजनेस फर्म्स जो होते हैं उनको ओवरहेड्स रिड्यूस करने को मदद मिलती है, क्योंकि ये लोग उनको वो कर देते हैं। इंक्रीजेज एफिशिएंसी एंड कट डाउन द डिस्ट्रीब्यूशन टाइम, उससे उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ती है और उनका डिस्ट्रीब्यूशन टाइम भी कट हो जाता है। स्टेट विद रीजन वेदर द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियन लॉजिस्टिक्स विल बी हाई और लो। आपको रीजन के साथ बताना है कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इंडियन लॉजिस्टिक की हाई होगी या लो होगी। सो आंसर है इट विल बी लो, बिकॉज ये सर्विस इंडस्ट्री में है विच यूजुअली डू नॉट हैव टू मेंटेन इन्वेंट्री, जिनको इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करना पड़ता। मैंने आपको बहुत बार वर्किंग कैपिटल के बारे में बताया कि किस सिनेरियो में आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होती है, किस सिनेरियो में आपको कम चाहिए होती है। अभी संडे को आप लोगों के लिए स्पेशली एक वीडियो आ रहा है जिसमें मैंने आप लोगों के लिए डिफरेंसेस जितने भी हैं टर्म 2 चैप्टर्स के वो सारे कवर किए हैं एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, तो वो मतलब एक पर्टिकुलर वीडियो में, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, वो आपके बहुत काम की है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 7। Beauty Products Limited is a natural and ethical beauty brand famous for offering organic beauty products for men and women. The company uses plant-based material for its products and is the #1 beauty brand in the country. It not only satisfies its customer but also believes in overall protection of the planet. Identify the marketing management philosophy being followed by Beauty Products Limited. Beauty Products Limited क्या है? एक natural और ethical beauty brand famous for offering organic beauty products. मतलब ये एक ऐसा ब्रांड है जो कि ऑर्गेनिक ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचता है मेन और विमेन के लिए, दोनों के लिए। कंपनी यूज करती है प्लांट बेस्ड मटेरियल्स फॉर इट्स प्रोडक्ट्स एंड #1 ब्यूटी ब्रांड इन कंट्री, पूरे कंट्री में #1 ब्यूटी ब्रांड है ये। इट नॉट ओनली सेटिस्फाइज इट्स कस्टमर बट ऑल्सो बिलीव्स इन ओवरऑल प्रोटेक्शन ऑफ द प्लानट। ना सिर्फ ये अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करते हैं बट एट द सेम टाइम ये प्लानट के बारे में भी सोचते हैं। ये सोचते हैं हमें कुछ भी ऐसा नहीं बनाना जो हमारे प्लानट को हार्म करे। ठीक है, आइडेंटिफाई द मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी। आपको यहाँ पे मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी आइडेंटिफाई करनी है जो कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स वाले फॉलो कर रहे हैं। दैट्स अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। सोसाइटल मार्केटिंग फिलॉसफी इज बीइंग फॉलोड बाय देम। जब हम सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, जब हम सोचते हैं कि भैया सोसाइटी के लोग या फिर हमारा एनवायरनमेंट कैसे प्रोटेक्टेड रहे, तो वो इस वाली फिलॉसफी के अंदर आता है। ठीक है, Question 8. On Sonika's birthday, her mother gave her a pair of gold earrings. After 1 month, Sonika observed that earrings are losing their shine. She checked the mark on the earrings and found that it was not a proper hallmark and her mother has been cheated by the shopkeeper. She filed a complaint in the district forum which rejected it. Not satisfied by the decision of district forum, she was very much disturbed and after 2 months decided to appeal further. Can Sonika appeal against the decision of the district forum? Give reason
रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। ध्यान से पढ़िएगा एक एक लाइन, एक एक वर्ड को इस तरह के क्वेश्चन में, क्योंकि आपको क्वेश्चन का आंसर यही मिल जाएगा। फैक्ट्स पे बेस्ड हो सकता है, मे बी कोई फैक्ट गलत लिखा हो, मे बी कोई फैक्ट ज़्यादा लिखा हो, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो बेसिकली क्या हुआ, सोनिका के जन्मदिन पे उसकी मॉम ने उसको गोल्ड इयररिंग्स दिए। 1 महीना तक उसने लगातार पहना और फिर देखा यार इसकी तो शाइन ही जा रही है। फिर इसने चेक किया, उस पर हॉलमार्क का कोई मार्क नहीं था और इसको समझ में आया कि भैया शॉपकीपर ने तो मम्मी को बेवकूफ़ बना दिया है। फिर उसने डिस्ट्रिक्ट फर्म में जाके एक कंप्लेंट फाइल करी जो कि रिजेक्ट हो गई। अब वो बहुत डिस्टर्ब हुई इस चीज़ से कि भाई ये क्या बात हुई, मतलब जहाँ पे हम जा सकते हैं उन्होंने पहले ही रिजेक्शन मार दिया हमें। तो फिर ये बोलते हैं कि नॉट सेटिस्फाइड बाय द डिसीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट फर्म के डिसीजन से नहीं सेटिस्फाइड हुई, तो उसने अपील करने के बारे में सोचा 2 महीने बाद। क्या ये अपील फाइल कर सकती है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड अगर कर सकती है तो क्यों कर सकती है, नहीं कर सकती तो क्यों नहीं कर सकती, बताइए। देखा, सोचना पड़ा ना इस क्वेश्चन में। आंसर है नो, सोनिका कैन नॉट अपील नाउ एज द अपील हैज टू बी फाइल्ड विद इन 30 days ऑफ पासिंग ऑफ ऑर्डर बाय द डिस्ट्रिक्ट फर्म। मैंने आपको बोला था ना कुछ चीज़ ज़्यादा हो सकती है, तो मेरा मतलब यही था कि भैया 30 दिन का पीरियड होता है, 2 महीने निकल गए, आप कौन सुनेगा तुम्हारी बात। 2 महीने तक तुम सो रही थी, 2 महीने तक, मतलब जिसको कंप्लेंट करनी होती है ना वो फटाफट कंप्लेंट करता है। ऐसा थोड़ी ना करता कि 2 महीने पहले नींद ले ली अपनी आराम से, आज मन किया चलो कुछ तूफानी करते हैं, चलो हम स्टेट कमीशन के पास चलते हैं। स्टेट कमीशन इतना वेला नहीं बैठा है, तो इसलिए टाइम पीरियड आपने एक्सीड कर दिया है जो रिक्वायर्ड था। फिर है व्हाट इज मेंट बाय फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट इट्स 2 एडवांटेजेस। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होती है वो आपको बतानी है और उसके 2 एडवांटेजेस बताने हैं। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फंक्शनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है जब ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर इस तरह से बना होता है कि वो फंक्शंस के बेसिस पे है, लाइक मार्केटिंग फंक्शन हो गया, सेल्स फंक्शन हो गया, फाइनेंस फंक्शन हो गया, ऐसे। तो उस बेसिस पे जब बाइफिकेशन होती है उसको हम फंक्शनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। और इसके एडवांटेजेस कोई भी 2 लिख सकते हैं, यहाँ पे 4 लिखे हुए हैं, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। इट लीड्स टू ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन सिंस एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन स्पेसिफिक फंक्शंस। इससे ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन आती है क्योंकि आपने स्पेसिफिकली फंक्शंस के बेसिस पे बाइफिकेशन किया और उस पर एम्फेसाइज भी किया है। इट प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन अ डिपार्टमेंट। ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन प्रमोट करता है डिपार्टमेंट्स के बीच में क्योंकि सिमिलैरिटी आ जाती है टास्क में। इट इंक्रीजेज मैनेजरल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, इससे मैनेजरल और ऑपरेशनल एफिशिएंसी आती है और ये कॉस्ट रिड्यूस कर देता है, डुप्लीकेशन नहीं होता है वर्क का। आगे भी 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं लेकिन आई एम नॉट इन अ मूड टू एक्सप्लेन दैट क्योंकि सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पहले भी। आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स लिखने थे, 4 बता दिए मैंने। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। एक्सप्लेन हाउ द प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर अफेक्ट द चॉइस ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर हमारे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की चॉइस को अफेक्ट करते हैं। They say product related factor which affect the choice of channels of distribution any 3: nature of product, perishability of the product, value of the product, complexity of the product। भैया जितना कॉम्प्लेक्स अगर हमारा प्रोडक्ट होगा उतना हम कोशिश करेंगे उसे हम डायरेक्टली बेचें। मान लीजिए मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया जो बहुत टेक्निकल है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, उसमें एक वायर भी इधर से इधर लग गई तो बस बम की तरह फूटेगा। तो उस टाइम पे मैं कोशिश करूंगी कि ये प्रोडक्ट डायरेक्टली मैं ही कस्टमर्स को बेचूं क्योंकि मैं उन्हें एक्सप्लेन कर पाऊंगी इस पर्टिकुलर चीज़ को, राइट, जो बहुत इंटेंस चीज़ है। तो जितना कॉम्प्लेक्स होगा उतना हम पसंद करते हैं मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली कस्टमर के साथ टाई अप करे। वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट अगर बहुत ज़्यादा महंगा है अगेन मैन्युफैक्चरर पसंद करता है कि वो डायरेक्टली बेचे। अगर बहुत ज़्यादा सस्ता है ऐसे साबुन और बिस्किट और ये सब है तो फिर हम अलग चैनल से भी भिजवा सकते हैं। पेरिशेबिलिटी, मान लीजिए वो पेरिशेबल नेचर का है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, बहुत जल्दी उसके एक्सपायरी डेट आ जाती है, तो अगेन फिर हम कोशिश करते हैं लंबा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ना हो। नेचर ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट किस नेचर का है, सही तरीके से चला जाएगा, नहीं जा पाएगा तो फिर हम लंबा चैनल चूज़ करेंगे, अगर नहीं जा पाएगा तो छोटा चैनल यूज़ करेंगे। कोई भी 3 चीज़ें आपको लिखनी थी, बट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 3 नंबर का क्वेश्चन है, इन लोगों ने एक्सप्लेन नहीं किया है बट आपको पेपर में एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे आपको सिर्फ ये बताया जा रहा है कि आपका आंसर में क्या क्या पॉइंट्स होंगे। वो होता है ना कि हेडिंग बता दो बस, तो वो ये हेडिंग बता रहे हैं हम आपको, एक्सप्लेनेशन आपको खुद ही लिखना है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 11. Pramod was a supervisor at Annapurna Atta factory. The factory was producing 200 quintals of atta every day. His job was to make sure that the work goes on smoothly and there was no interruption in production. He was a good leader who would give orders only after consulting his subordinates and work out the policies with the acceptance of the group. Identify and describe the leadership style being adopted by Pramod. Pramod एक supervisor है अन्नपूर्णा आटा फैक्ट्री में. The factory was producing 200 quintals of atta every day. फैक्ट्री 200 क्विंटल आटा हर दिन प्रोड्यूस करती थी. His job was to make sure that the work goes on smoothly. इनका काम था कि ये देखना कि काम अच्छे से चल रहा है और किसी भी काम में कोई भी इंटरप्शन नहीं आ रही है. He was a good leader. ये अच्छे लीडर थे और जो भी कुछ करते थे अपने सबॉर्डिनेट से कंसल्ट करके करते थे और पॉलिसीज वगैरह भी बनाना ये ग्रुप की एक्सेप्टेंस के बाद ही करते थे. आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब द लीडरशिप स्टाइल बीइंग अडॉप्टेड बाय प्रमोद. आपको बताना है प्रमोद किस प्रकार के लीडर थे. किस प्रकार के थे? 3 तरह के लीडर होते हैं ना. कौन कौन से होते हैं? ऑटोक्रेटिक, अथॉरिटेटिव भी बोल सकते हैं उनको, या फिर हमारे डेमोक्रेटिक, या फिर हमारे लेजेस फेरे लीडर. कौन से वाले लग रहे हैं आपको यहाँ पे? द आंसर इज डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप. ये लोगों की सुन रहे हैं, उनको बात करने का मौका दे रहे हैं, उनको अपनी कंसल्टेशन या उनको रिकमेंडेशन देने का मौका दे रहे हैं, उसके बाद पॉलिसीज बना रहे हैं. तो किस प्रकार के लीडर हैं? डेमोक्रेटिक लीडर हैं. 12th question है financial market plays an important role in the allocation of scarce resources in an economy by performing many important functions. Explain 3 functions. ये बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल मार्केट बेसिकली इकोनॉमी में स्कैर्स रिसोर्सेज का एलोकेशन करते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन मतलब बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करके. तो आपको उन फंक्शन में से कोई भी 3 फंक्शंस बताने हैं. ठीक है, तो इन शॉर्ट बोला जाए तो फाइनेंशियल मार्केट के 3 फंक्शंस रिलेटेड टू व्हाट रोल इट प्लेज इन इकोनॉमी वो बताना है. It says financial market plays an important role in the allocation of scarce resources. सेम चीज चिपकाई हुई है नीचे. Any 3. फर्स्ट है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज. आपको सेविंग्स को मोबिलाइज करना है और चैनलाइज करना है ऐसी जगह जहाँ पे उसका प्रोडक्टिव इस्तेमाल हो सके, वो पड़ ही नहीं रहे बस. फैसिलिटेटिंग प्राइस डिटर्मिनेशन. आपको किसी भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी का प्राइस पता चल जाता है जब आप उसे मार्केट में लॉन्च करते हैं. तो प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल असेट्स. फाइनेंशियल असेट को लिक्विडिटी मिल जाती है कि मतलब आराम से बेचा जा सकता है, उसे कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है. रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शन की कॉस्ट कम हो जाती है क्योंकि एक मार्केट बन जाता है, मार्केट मिल जाता है आपको जहाँ पे आप आराम से उसे बेच सकते हैं. ठीक है, तो इनमें से कोई भी 3 आप लिख सकते थे, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं लिखी हुई है. आपको ये सारी चीज़ें विद एक्सप्लेनेशन लिखनी है. ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन आएंगी आपकी ये सारी चीज़ें. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 13. It says Neeraj, a sales representative of Omida Limited, has changed 7 jobs in the last 1 year. He is a hard-working person, but is not able to finalize deals with the customer due to his inadequate vocabulary and omission of needed words. Sometimes he uses wrong words because of which intended meaning is not conveyed. All this created a misunderstanding between him and his clients. Identify the communication barrier discussed above. State the category of this communication barrier. Explain any other communication barrier of the same category. So basically क्या हो रहा है, नीरज एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, एसआर है ओमेडा लिमिटेड का, और उसने पिछले 1 साल में 7 जॉब्स चेंज करी हैं. हो कुछ ऐसा रहा है कि कुछ बोलना चाहता है लेकिन कुछ और निकलता है, और जो भी बोलता है सामने वाले को समझ में नहीं आता. कई बार इसके वर्ड्स ट्विस्ट हो जाते हैं, कई बार ये अलग मीनिंग के वर्ड्स बोल देता है. तो ये बेसिक दिक्कत जा रही है इसके साथ. आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा कम्युनिकेशन बैरियर आया है, उस कम्युनिकेशन बैरियर की कैटेगरी क्या है, और उस कैटेगरी का कोई और कम्युनिकेशन बैरियर भी आपको बताना है. ठीक है, सो सिंपल. badly expressed message is one what we call it कम्युनिकेशन बैरियर. मतलब जो दिक्कत जा रही है कम्युनिकेशन में वो है बैडली एक्सप्रेस मैसेज, मतलब ही इज़ नॉट एबल टू डिलीवर व्हाट ही वांट्स टू डिलीवर. ठीक है, फिर है सिमेंटिक बैरियर विच अराइजेस फ्रॉम प्रॉब्लम्स एंड ऑब्स्ट्रक्शंस इन द प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग एंड डिकोडिंग ऑफ द मैसेज इनटू वर्ड्स और इंप्रेशंस. और इसी का एक और अगर हम बोले इस कैटेगरी का एक और अगर कम्युनिकेशन बैरियर हमें एक्सप्लेन करने का मौका मिले तो ये सब हैं सिम्बल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स, फॉल्टी ट्रांसलेशंस, अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस, टेक्निकल जार्गन्स, बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर, ये सब चीज़ें. ठीक है, तो
इनमें से कोई एक लिखना था, कोई भी एक लिख सकते हैं, बट साथ में अगेन याद रखिएगा एक्सप्लेनेशन लिखना ज़रूरी है क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो बैडली एक्सप्रेस मैसेज कम्युनिकेशन बैरियर है, किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, सिमेंटिक बैरियर से, और सिमेंटिक बैरियर के और बैरियर्स ये सब हो सकते हैं। चाहिए तो आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे मूव करूँगी। क्वेश्चन 14, व्हाट इज मेंट बाय बिजनेस एनवायरनमेंट, स्टेट एनी 3 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस। बहुत पुराना क्वेश्चन हो चुका है, बहुत बार आ चुका है। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, बिजनेस के अराउंड जो चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता लेकिन वो चीज़ें हमें इन्फ्लुएंस ज़रूर करती हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग ये हो गया। 3 इंपॉर्टेंस के पॉइंट ये देख लीजिए, मैं अब इसे एक्सप्लेन नहीं करूँगी बिकॉज अलग अलग सेट्स में अलग अलग तरीके से ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एंड आई होप आपको अब तक इसका मतलब पता चल चुका है। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे और भी पॉइंट्स हैं, ये भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। जब ये बार बार सेम नेचर के क्वेश्चन आते हैं ना तो थोड़ा इरिटेटिंग लगता है, बट ये चीज़ ना आपको पेपर में इरिटेटिंग नहीं लगेगी क्योंकि आपको लगेगा अरे ये क्वेश्चन तो मैं सॉल्व करके आया था, ये तो मुझे आता है, फटाफट आंसर लिखो। मेरे साथ पता है क्या होता था, मेरे साथ हमेशा से ये प्रॉब्लम रही है कि अगर कोई क्वेश्चन मुझे आता है पेपर में, ठीक है, फर्स्ट से आई एम रीडिंग द क्वेश्चन पेपर और मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन तो मुझे आता है, ये क्वेश्चन तो मुझे आता है, ये क्वेश्चन तो मुझे आता है, और मुझे पूरा रियलाइज हुआ पूरा पेपर मुझे आता है, तो मैं ना थोड़ी बोर हो जाती हूँ लिखने में। मुझे ऐसा लगता है यार इस सारे आंसर्स तो मुझे आते हैं, मेरा लिखने का मन ही नहीं कर रहा है। ऐसा होता था मेरे साथ, बट ये आदत अगर आप में भी है तो प्लीज़ उसे थोड़ा छोड़ के जाना क्योंकि अच्छे खासे क्वेश्चन पेपर में जहाँ पे आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, आप इस बेवकूफ़ी की वजह से स्कोर नहीं कर पाते हो। बोर नहीं होना है, कितना भी सिंपल क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, उसका आंसर आपको रटा क्यों ना हो, उस क्वेश्चन को देख के बोर मत होना, ठीक है। ऐसा मत ढूंढना कि ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए जिसके आंसर्स मुझे नहीं पता, जिसमें मुझे बनाना पड़ेगा, इंटरेस्ट लाना पड़ेगा, वो मत करना। कोशिश करना जो भी आया हुआ है उसको सेटिस्फैक्ट्री वे में लिख के आए। मेरी जैसी चीज़ें मत करके आना, मैं बहुत बार उल्टी चीज़ें हरकतें करती थी पेपर में, बट फाइनल एग्जाम में मैंने ऐसा नहीं किया था इसलिए मुझे अच्छे मार्क्स मिले थे, ठीक है। तो फाइनल एग्जाम्स में ऐसे कोई भी रिस्क लेना मैं किसी भी बच्चे को नहीं बोलूँगी। एक्सप्लेन द फॉलोइंग राइट्स ऑफ अ कंज्यूमर एज प्रोवाइडेड अंडर कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट 1986, राइट टू बी इन्फॉर्म, राइट टू सीक रिड्रेसल। आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो राइट्स दिए हुए हैं कंज्यूमर्स को, उसमें से 2 राइट्स को एक्सप्लेन करना है, राइट टू बी इन्फॉर्म, राइट टू सीक रिड्रेसल। बहुत ही सिंपल है। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड का मतलब क्या होता है, कस्टमर को ये राइट मिला हुआ है कि जो चीज़ वो खरीद रहा है उसके बारे में पूरी जानकारी उसे मिलनी चाहिए, नो मैटर व्हाट, जो भी जानकारी है सारी की सारी उसे मिलनी चाहिए, जस्ट बिकॉज ही इज परचेजिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है। और सेकेंड है राइट टू सीक रिड्रेसल, मतलब अगर मेरे साथ कुछ गलत हो जाता है, मैं बीइंग अ कस्टमर कुछ खरीद के आती हूँ, कुछ गलत हो जाता है, तो उस गलती की मतलब उसकी वजह से जो मेरे को हार्म हुआ है उसका कॉम्पनसेशन भी मुझे मिलना चाहिए, उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए मुझे जस्टिस मिलना चाहिए। तो कोई ऐसी अथॉरिटी, कोई ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो मेरी बात सुने, ना सिर्फ सुने बल्कि उसकी सही जस्टिफिकेशन भी मुझे दे और सही जस्टिस प्रोवाइड करे मुझे उस चीज़ का, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। It says Sameer Gupta started a telecommunication company, Donera Limited, to manufacture economical mobile phones for the Indian rural market with 15 employees. The company did very well in its initial years. As the product was good and marketed well, the demand of its product went up. To increase production, the company decided to recruit additional employees. Sameer Gupta, who was earlier taking all the decisions for the company, had to selectively disperse the authority. He believed that subordinates are competent, capable and resourceful and can assume responsibility for effective implementation of their decisions. This paid off and the company was not only able to increase its production but also expanded its product range. फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको यहाँ से पूछा गया है वो है आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट यूज्ड बाय समीर गुप्ता थ्रू विच ही वाज एबल टू स्टेयर हिज कंपनी टू ग्रेटर हाइट्स। सेकेंड है ऑल्सो एक्सप्लेन एनी 3 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। देखिए, समीर गुप्ता ने एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी स्टार्ट की है डोनेरा लिमिटेड करके, क्या बनाने के लिए, इकोनॉमिकल मोबाइल फोन्स बनाने के लिए इंडियन रूरल जनता के लिए 15 एम्प्लॉयज़ के साथ। इनिशियल स्टेज में कंपनी ने बहुत अच्छा किया। As the product was good and marketed well, the demand of its product went up. क्योंकि इनका प्रोडक्ट अच्छा था और अच्छे से मार्केट भी किया गया तो इनके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ी। टू इंक्रीज प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कंपनी ने डिसाइड किया एडिशनल एम्प्लॉयज़ को हम हायर करते हैं। समीर गुप्ता वॉज अर्लियर टेकिंग ऑल द डिसीजंस फॉर द कंपनी हैड टू सेलेक्टिवली डिस्पर्स द अथॉरिटी। पहले समीर गुप्ता सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में रखे होते क्योंकि छोटी कंपनी थी। अब जैसे जैसे कंपनी बढ़ रही है तो उनको अथॉरिटी भी डिस्पर्स करनी पड़ रही है।
ही बिलीव दैट सबॉर्डिनेट्स आर कॉम्पिटेंट, उनको समझ में आया सबॉर्डिनेट्स कॉम्पिटेंट हैं, कैपेबल है और रिसोर्सफुल है, और अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कर सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं कि वो सारे डिसीजंस अच्छे से ले लेंगे. दिस पेड ऑफ एंड द कंपनी वाज नॉट ओनली एबल टू इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन बट ऑल्सो एक्सपेंडेड इट्स प्रोडक्ट रेंज. जो इन्होंने सोचा था वैसा ही हुआ, सब लोगों ने सब अच्छे से संभाल लिया और कंपनी ने ना सिर्फ बहुत अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट किया बल्कि अपनी रेंज भी बढ़ा दी. आपको एक्सेप्ट वो करना है, आइडेंटिफाई करना है कॉन्सेप्ट जो कि समीर गुप्ता यूज्ड विच ही वॉज एबल टू स्टेयर हिज कंपनी टू ग्रेटर हाइट्स, जिसकी वजह से वो अपनी कंपनी को और हाइट्स तक लेके जा सके. ऑल्सो एक्सप्लेन एनी 3 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट. आपको 3 पॉइंट्स बताने हैं इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के इंपॉर्टेंस के. ठीक है, चलिए ये है आपका 16th क्वेश्चन. देखिए क्या किया इन्होंने, ऐसा क्या किया समीर गुप्ता ने, भरोसा रखा अपने एम्प्लॉयज़ पे. तो यहाँ पे द कॉन्सेप्ट इज डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब ना सिर्फ उन्होंने पूरी अथॉरिटी अपने पास रखी, उन्होंने लोगों में बांट दी वो अथॉरिटी, जिसकी वजह से डिसेंट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुई है. उस कॉन्सेप्ट के इंपॉर्टेंस कोई भी 3 आप लिख सकते हैं. इनिशिएटिव अमंग सबॉर्डिनेट्स, सबॉर्डिनेट्स में इनिशिएटिव लेने की वो आती है, कामना जगती है यहाँ से. मैनेजरल टैलेंट फ्यूचर के लिए डेवलप होता है. डिसीजन मेकिंग जल्दी हो जाती है, क्विक डिसीजन मेकिंग होती है. टॉप मैनेजमेंट को रिलीफ मिलता है. फैसिलिटेट्स ग्रोथ फैसिलिटेट होती है और बेटर कंट्रोल, आप अच्छे से कंट्रोल रख पाते हैं चीज़ों पे. ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 17. 16 में याद रखिएगा एक्सप्लेनेशन आपको लिखनी है. 17 तो बोलता है द वर्कर्स ऑफ व्याम लिमिटेड आर अनेबल टू वर्क ऑन न्यू एंड हाईटेक मशीन्स imported by company to fulfill the increased demand. Therefore, the workers are seeking extra guidance from the supervisor. The supervisor is overburdened with the frequent calls of the workers. Suggest how the supervisor, by increasing the skills and knowledge of workers, can make them handle their work independently. Also state any 3 benefits that the worker will derive from the decision of the supervisor. व्याम लिमिटेड के जो वर्कर्स हैं वो अपना काम नहीं समझ पा रहे क्योंकि उनको न्यू हाईटेक मशीन्स पे काम करना नहीं आ रहा, जो कि अभी अभी इंपोर्ट हुई हैं बाहर से, डिमांड इंक्रीज होने के कारण. मतलब ये पर्टिकुलर जो कंपनी थी, इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ गई, जिसकी वजह से इन लोगों को बाहर से मशीनरी बुलवानी पड़ी हाईटेक नेचर की. बट अब वर्कर्स उन हाईटेक मशीनरी पे काम नहीं कर पा रहे बिकॉज उनको समझ नहीं है. गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है उनको सुपरवाइजर की, और बार बार सुपरवाइजर को फ़ोन कर करके वो क्या ओवरबर्डन कर रहे हैं. नाउ यू हैव टू सजेस्ट कि किस तरीके से सुपरवाइजर इस पर्टिकुलर चीज़ को मैनेज कर सकता है, इस पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल कर सकता है, और 3 बेनिफिट्स भी बताने हैं. सुपरवाइजर जो भी डिसीजन लेगा उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के 3 फायदे क्या क्या हो सकते हैं. देखिए सुनने में तो ये बहुत सरल लग रही है, लेकिन जब आपको नहीं पता होगा कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से पूछा हुआ है क्या है, तो हो सकता है आपको दिक्कत जाए. बट इस नेचर के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, तो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं पर्सनली जो मेरी वीडियो से पढ़ते हैं, आई डोंट थिंक सो आपको इसमें आंसर नहीं, मतलब आपको आंसर इसका करने में दिक्कत जाएगी, क्योंकि बहुत ही सरल आंसर है इसका. आंसर इज ट्रेनिंग. आपको बस कुछ नहीं करना, वर्कर्स को ट्रेनिंग देनी है. ठीक है, ट्रेनिंग से क्या होगा, वो करियर ग्रोथ होएगी उनकी, आराम से वो काम कर पाएंगे, उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होएगी, एक्सीडेंट प्रोन नहीं रहेंगे, वो मोरल बूस्ट होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है. कोई भी 3 पॉइंट्स लिखने हैं विद एक्सप्लेनेशन, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो एक्सप्लेनेशन ऐड कर लेना अपनी तरफ से. एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी आप लोगों को नॉर्मल वीडियोस में दिखा चुकी हूँ, सुना चुकी हूँ. फिर है क्वेश्चन नंबर 18. ये बोलता है आपका विद्यालय believes in holistic development of students and encourages team building through a mix of curricular or co-curricular and sports activities. On its founders day, a stage performance had to be put up. A committee of 10 prefects was constituted to plan different aspects of the function. They all decided to use recycled paper for decoration. There was a spirit of unity and harmony, and all the members supported each other. With mutual trust and belongingness, the program was systematically planned and executed. Karthik, one of the prefects, realized that unknowingly the group had applied one of the principles of management while planning and executing the program. He was so inspired by the success of the function that he asked his father to apply the same principle in his business. His father replied that he had already been using this principle. Identify the principle of management applied for the success of the program. State any 2 features of the management highlighted in the above para. Identify any 2 values that आपका विद्यालय communicated to the society. आपको याद नहीं होगा, बट ये केस स्टडी बहुत पहले एक बार आ चुकी है, हमने पढ़ी थी ये केस स्टडी. इसमें ये बोलते हैं आपका विद्यालय एक होलिस्टिक डेवलपमेंट पे बिलीव करता है स्टूडेंट्स की, और एनकरेज करता है टीम बिल्डिंग प्रोसेस अलग अलग एक्टिविटीज़ से. ठीक है, और इट्स फाउंडर्स डे पे इन्होंने एक परफॉर्मेंस सेट किया, स्टेज परफॉर्मेंस. एक कमेटी बनाई गई 10 प्रीफेक्ट्स की,
पूरा प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए। दे ऑल डिसाइडेड टू यूज रिसाइकिल्ड पेपर फॉर डेकोरेशन। इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम रिसाइकिल्ड पेपर का इस्तेमाल करेंगे डेकोरेशन के लिए, और एक स्पिरिट ऑफ यूनिटी और हार्मनी के साथ सारे मेंबर्स ने इस पर्टिकुलर चीज़ को सपोर्ट भी किया। म्यूचुअल ट्रस्ट और बिलोंगिंगनेस के साथ पूरा जो प्रोग्राम था वो अरेंज किया गया, प्लान किया गया और एग्जीक्यूशन भी अच्छे से हो गया। कार्तिक जो एक प्रीफेक्ट था 10 में से, उसने रियलाइज़ किया कि इस पूरी चीज़ में ना कहीं एक प्रिंसिपल अप्लाई हुआ है मैनेजमेंट का, और वही प्रिंसिपल उसने अपने फादर को भी बोला कि वो अपने बिजनेस में अप्लाई करे। तो उनके फादर ने बोला मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ ये पर्टिकुलर प्रिंसिपल अपने वहाँ पे। अब आपको पता लगाना है वो कौन सा प्रिंसिपल है, 2 फीचर्स बताने हैं मैनेजमेंट के और 2 वैल्यूज़ बतानी है जो आपका विद्यालय कम्युनिकेट करना चाहता है सोसाइटी को। अगेन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग लगाने वाली कोई चीज़ नहीं है। प्रिंसिपल है स्पिरिट दे कॉर्प्स, टीम स्पिरिट वाली जो चीज़ होती है, और वहाँ पे लिखी भी हुई थी स्पेसिफिकली। 2 फीचर्स मेंशन करें तो मैनेजमेंट इज़ परवेसिव, मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। ये मुझे आपको एक्सप्लेन करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मैनेजमेंट इज़ गोल ओरिएंटेड, मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। और फिर उसके बाद स्किप ऑल दीज थिंग्स। वैल्यूज़ जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कंसर्न फॉर एनवायरनमेंट, उन्होंने क्या किया था, यूज पेपर्स का इस्तेमाल किया था। होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं चिल्ड्रन की, और टीम वर्क पे फोकस करते हैं, और सोसाइटी में टीम वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन सबका। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 19। 19 बोलता है, गणेश Steel Limited is a large and credit-worthy company manufacturing steel for the Indian market. It now wants to cater to the Asian market and decides to invest in new high-tech machines. Since the investment is large, it requires long-term finance. It decides to raise funds by issuing equity shares. The issue of equity shares involves huge flotation costs. To meet the expenses of flotation costs, the company decides to tap the money market. Name and explain the money market instrument the company can use for the above purpose. What is the duration of which for which the company can get funds through this instrument? State any other purpose for which this instrument can be used. Ganesh Steel Limited जो है वो एक लार्ज और क्रेडिट वर्दी कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चर करता है स्टील इंडियन मार्केट के लिए। अब ये कैटर करना चाहता है एशियन मार्केट की नीड्स को और वॉन्ट्स को, और डिसाइड करता है हाईटेक मशीन्स में इन्वेस्ट करने के लिए। क्योंकि मशीन की इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बड़ी है, इसने लॉन्ग टर्म फाइनेंस उठाने के बारे में सोचा है, दैट इज़ इक्विटी शेयर्स। बट इसको पता है इक्विटी शेयर्स में बहुत ज़्यादा फ्लोटेशन कॉस्ट होता है, तो फ्लोटेशन कॉस्ट को कवर करने के लिए ये मनी मार्केट के टूवर्ड्स जाना चाहता है। हम सबको पता है कि भैया एक है कैपिटल मार्केट, एक है मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करता है, वेयर इज मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करता है। तो हमारी फ्लोटेशन कॉस्ट शॉर्ट टर्म फंड है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, मनी मार्केट की तरफ जाना चाह रहे हैं। तो अब आपको बताना है मनी मार्केट कौन से इंस्ट्रूमेंट, मनी मार्केट का कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जा सकता है। मैंने जो हाईलाइट किया वो आप लोगों के लिए एक हिंट है, और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है। मतलब ये तो लिटरली बहुत बार पूछा जा चुका है, इसको अच्छे से पढ़ लो, माइट भी इस बार भी आ जाए तुम्हारे लिए। कमर्शियल पेपर इज दैट थिंग, मैंने आपको हाईलाइट करते हुए क्या दिखाया था, क्रेडिट वर्दी, और मैंने आपको बताया था ना क्रेडिट वर्दी में हमेशा याद रखना कमर्शियल पेपर ही आंसर होगा, और 15 दिन से लेके 1 साल तक के लिए वो किया जा सकता है, और सीजनल और वर्किंग कैपिटल नीड्स को भी ये फुल करता है। ठीक है, तो ये है आपका आंसर। ये आंसर बहुत बार आप देख चुके हैं, दोबारा से एक बार देख लीजिए, और ये क्वेश्चन मेरे को ऐसा लग रहा है ना इस बार पक्का आएगा, बताना मुझे अगर आए तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, स्टेट एनी 5 फीचर्स ऑफ प्लानिंग। ये भी अगेन बहुत ही सिंपल है, प्लानिंग के 5 फीचर्स आपको बताने हैं, कोई भी 5 आप लिख सकते हैं, आपने इतने सारे पढ़े हुए हैं। इट हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, प्राइमरी फंक्शन है हमारे मैनेजमेंट का, परवेसिव है, कंटिन्यूस है, चलता रहता है, फ्यूचरिस्टिक है, मेंटल एक्सरसाइज लगती है, डिसीजन मेकिंग पावर लगती है। ये तो रट गए हैं, अब लिटरली रट गए हैं। ठीक है, तो आप कोई भी 5 पॉइंट्स लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 पॉइंट्स लिख रहे हो तो हर पॉइंट का एक्सप्लेनेशन बहुत ज़बरदस्त लिखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। वाओ, स्मिता नाम से ये क्वेश्चन आया है। स्मिता वॉज माई बेस्ट फ्रेंड इन कॉलेज, अभी तो पता नहीं कहाँ है वो। चलिए, Smita had been working as an assistant manager with Johnson Enterprises for the last 10 years. She was very popular amongst her colleagues because of her commitment and dedication towards the work. When the manager senior to her retired, all her colleagues thought that now Smita would be promoted, but to everyone's surprise, the vacant post was filled by an outsider, Mrs. Rita.
स्मिता फेल्ट डीमोरलाइज्ड एंड हर परफॉर्मेंस स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। अरे भाई सेम स्टोरी अलग अलग नामों से, पता नहीं ये स्टोरी कितनी बार आ चुकी है, ये केस स्टडी कितनी बार आ चुका है, हर बार एक नया नाम इस्तेमाल किया जाता है। भाई कुछ नहीं है इस पर्टिकुलर स्टोरी में, मैं आपको समझा देती हूँ। मतलब ये एक लड़की है जो बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही होती है बहुत समय से, और अब उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में एक वैकेंसी हो रही होती है, तो इसको लगता है कि मुझे उस वैकेंट पोजीशन पे बैठना है, मतलब मुझे ही बिठाया जाएगा। अब मन में तो ये बैठ के, मतलब मन में तो ये सोच के बैठी होती है ये पोजीशन मुझे मिलेगी मुझे मिलेगी मुझे मिलेगी, बट अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि वो पोजीशन किसी और को मिल जाती है, बाहर से किसी बंदे को हायर कर लिया जाता है, बंदी को, रीता को हायर किया है, तो जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो रही है, क्योंकि इसको तो लगा था ना कि ये परफॉर्मेंस, मतलब ये पर्टिकुलर पोजीशन मेरे लिए है, और जब आप सोचते हैं, आप सपने बुन लेते हैं और एकदम से कोई आपके सपनों को तोड़ देता है तो कितना बुरा लगता है। यू पीपल मस्ट बी नोइंग दैट, राइट। तो बस वही हुआ है इसके साथ, इसकी परफॉर्मेंस खराब होने लग गई। फिर रीता जो नई बंदी आई थी उसने देखा कि हाँ यार स्मिता की परफॉर्मेंस खराब हो रही है, इसको ठीक कैसे किया जाए, तो उन्होंने कुछ कुछ एफर्ट्स लगाए, उनका मोरल बूस्ट करने के लिए कुछ कुछ किया, एंड देन फाइनली शी वाज बैक ऑन ट्रैक और शी स्टार्टेड वर्किंग पहले की तरह। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बीइंग परफॉर्म्ड बाय रीता, नेम द एलिमेंट ऑफ द अबव फंक्शन, और उसके बाद 3 फीचर्स। बहुत ही सरल है, डायरेक्टिंग की है, मोटिवेशन की है, मोटिवेशन के 3 फीचर्स कोई भी उठा के लिख दो, बस एक्सप्लेनेशन याद रखना क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है, और ये केस स्टडी बहुत बार आ चुकी है, बहुत बार, माइट भी इस बार भी आ जाए। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 22 ये बोलते हैं कंपनी वॉज मैन्युफैक्चरिंग LED bulbs which was in great demand. It was found that the target of producing 300 bulbs a day was not met by the employees. On analysis, it was found that the workers were not at fault. Due to electricity failure and shortage of workers, the company was not able to achieve the set target and alternative arrangements were needed. To meet the increased demand, the company assessed that approximately 88 additional workers were required, out of which 8 would work as heads of different departments and 10 would work as subordinates under each head. The required qualification and job specifications were also enlisted. It was also decided that necessary relaxation should be given to encourage women, persons from backward and rural areas and persons with great special abilities to ensure assume responsible positions in the organization. All efforts were made to match the ability of the applicants with the nature of the work. First, आपको identify करना है function of management discussed above. Second, आपको state करना है 2 steps in the process of each function discussed in the above paragraph. List any 2 values which the company wants to communicate to the society. चलिए, एक कंपनी है जो कि LED बल्ब्स बनाती है विच वर इन ग्रेट डिमांड, जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड में थे. इट वॉज फाउंड दैट द टारगेट ऑफ प्रोड्यूसिंग 300 बल्ब्स अ डे वॉज नॉट मेट बाय द एम्प्लॉयज़. जो टारगेट उनको दिया जाता था 300 बल्ब बनाने का, वो एम्प्लॉयज़ द्वारा मेट नहीं हो पाता था. एनालाइज करने पे पता चला कि वर्कर्स वर नॉट एट फॉल्ट, वर्कर्स फॉल्ट में नहीं थे. ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी फेलियर एंड शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स कम थे और इलेक्ट्रिसिटी फेलियर बहुत ज़्यादा हुआ करता था. कंपनी वॉज नॉट एबल टू अचीव द सेट टारगेट्स, कंपनी अपने सेट टारगेट्स अचीव नहीं कर पाती थी और उनको ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स करनी पड़ती थी. टू मीट द इंक्रीज डिमांड, कंपनी ने एक्सेस किया अप्रॉक्सीमेटली 88 एडिशनल वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होगी, जिसमें से 8 को हमें हेड्स बनाना पड़ेगा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का, और 10 वुड वर्क एज सबऑर्डिनेट्स अंडर ईच हेड, और 10 वर्क करेंगे सबऑर्डिनेट्स की तरह ईच हेड के अंडर. The required qualification and job specifications were also enlisted. Right, मतलब जो qualification ज़रूरी होती हैं और specification जो भी रहती हैं जॉब से related, वो enlist की गई. It was also decided that necessary relaxation should be given to encourage women. ये भी देखा गया कि हम women's को ज़्यादा hire करने की कोशिश करेंगे, और background areas और बैकवर्ड एरियाज़ और रूरल एरियाज से जो लोग होते हैं और स्पेशल एबिलिटीज़ वाले जो लोग होते हैं, उन सब को भी हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जॉब पोजीशंस फिल करवाने की. सारे एफर्ट्स किए गए और एबिलिटी के अकॉर्डिंग एप्लीकेंट्स को वो किया गया. आइडेंटिफाई करना है आपको फंक्शन कौन सा, यहाँ पे बताया 2 स्टेप्स बताने हैं उसके, ऑफ ईच डिस्कस इन द अबव पैरा, और लिस्ट डाउन 2 वैल्यूज़. अगेन ये क्वेश्चन भी पहले आया हुआ है. फंक्शन है हमारा स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग. स्टेप स्टाफिंग के कौन से हैं, एस्टिमेट किया हमने मैन पावर रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट किया मतलब देखा क्या क्या कैसे कैसे चाहिए, और स्टेप्स कंट्रोलिंग इन कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द डिजायर्ड वन, और एनालाइज किया डेविएशंस क्यों हो रही है, मेकिंग करेक्टिव एक्शन भी ले लिए. देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले जो क्वेश्चन आए थे ना उसमें हमने 2 पॉइंट्स नहीं लिखे थे, यहाँ हम दोनों फंक्शंस के बारे में लिख रहे हैं, स्टाफिंग और कंट्रोलिंग, क्योंकि दोनों के एस्पेक्ट हमें देखने को मिले हैं यहाँ पे. ठीक है,
तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा हुआ विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो आप एक ही फंक्शन से काम चला सकते हैं, लेकिन लिखा हुआ विच फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर डिस्कस हियर, तो आपको दोनों मेंशन करने पड़ेंगे। दो वैल्यूज जो ये बताना चाहते थे, यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, विमेन एम्पावरमेंट और अपलिफ्टमेंट ऑफ अंडर प्रिविलेज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। चलिए अब आया है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। ये बोलता है विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम एक्सप्लेन फंक्शनल फॉर्मेनशिप एज अ टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। आंसर आपको देखने को मिल ही रहा है यहाँ पे। फंक्शनल फॉर्मेनशिप टेलर भाई साहब द्वारा दिया गया एक क्या है, हमारा टेक्निक है। ठीक है, टेलर भाई साहब ने 4 प्रिंसिपल्स दिए थे, उसके साथ उन्होंने टेक्निक्स दिए थे भर भर के। उसमें से एक टेक्निक था फंक्शनल फॉर्मेनशिप, जिसमें 8 एक्सपर्ट्स के बारे में बात होती है, और वही आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 8 एक्सपर्ट्स को हमने 2 पार्ट्स में सेग्रीगेट किया था, प्रोडक्शन और एग्जीक्यूशन पार्ट में, सॉरी प्लानिंग और प्रोडक्शन पार्ट में, या फिर प्लानिंग या एग्जीक्यूशन पार्ट वी कैन से। अब देख लेते हैं क्या बोलता है। ये बोलते हैं कि भैया देखो, साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनके साथ जो टेक्निक्स होती हैं, उसमें फंक्शनल फॉर्मेनशिप एक टेक्निक है जिसमें 8 एक्सपर्ट्स होते हैं। उन 8 एक्सपर्ट्स को हमने 4-4 में बाइफिकेट किया हुआ है, सेग्रीगेट किया हुआ है। 4 को हम प्लानिंग इंचार्ज में डालते हैं और 4 को हम डालते हैं प्रोडक्शन इंचार्ज या फिर एग्जीक्यूशन इंचार्ज में। ठीक है, प्लानिंग में होते हैं इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनरियन। जैसे जैसे जिसका नाम होगा वैसे वैसे उसके काम होंगे। स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर, ये रहते हैं हमारे प्रोडक्शन इंचार्ज के उसमें, और इनके नीचे आते हैं नॉर्मल वर्कमैन जिनके ऊपर ये रात चलाते हैं। ठीक है, सब अपना इंडिविजुअल काम करते रहते हैं। Functional foremanship, any 3 points. Functional foremanship is a technique which aims to improve the quality of supervision at shop level. ये बोलते हैं शॉप फ्लोर पे अगर आपको सुपरविजन की क्वालिटी इंप्रूव करनी है तो उस टाइम पे फंक्शनल फॉर्मेनशिप टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। टेलर आइडेंटिफाइड अ लिस्ट ऑफ क्वालिटीज ऑफ अ गुड फोरमैन और अ सुपरवाइजर। सिंस ऑल द क्वालिटीज कुड नॉट बी फाउंड इन अ सिंगल पर्सन, टेलर प्रपोज्ड 8 स्पेशलिस्ट। ये बोलते हैं इन्होंने कुछ क्वालिटीज बताई थी गुड फोरमैन की, बट क्योंकि एक सिंगल इंसान में इतनी सारी क्वालिटीज नहीं हो सकती, तो यहाँ पे इन्होंने 8 अलग अलग स्पेशलिस्ट हायर करने के बारे में बात करी थी। इन दिस टेक्निक प्लानिंग इज सेपरेटेड फ्रॉम एग्जीक्यूशन। इसमें हम प्लानिंग को सेपरेट रखते हैं और एग्जीक्यूशन को सेपरेट रखते हैं। आपने देखा होगा 4 जो हमारे फॉरमैन थे वो प्लानिंग में आए हुए थे, 4 हमारे प्रोडक्शन में या फिर एग्जीक्यूशन में आए हुए थे। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन। इस लाइन को ध्यान में रखिएगा क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है एमसीक्यूज में या फिर केस स्टडीज में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भैया ये क्या है एग्जैक्टली, ये किस चीज का एक्सटेंशन है। तो यस, ये पर्टिकुलर फंक्शनल फॉर्मेनशिप जो टेक्निक है ये एक्सटेंशन है प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन का। फिर टेलर सजेस्टेड 4 फोरमैन फॉर प्लानिंग एंड 4 फोरमैन फॉर एग्जीक्यूशन। 4-4 इन्होंने बाइफिकेट किए थे। The 4 foremen for planning were route clerk, instruction card clerk, time and cost clerk, disciplinarian, and 4 foremen for execution were gang boss, speed boss, repair boss, and inspector. The 4 foremen for planning would draft instructions for the workers, specify the route of production, prepare time and cost sheet, and ensure discipline respectively. जो 4 प्लानिंग के अंडर आएंगे वो ये 4 काम करेंगे। क्या क्या काम करेंगे? वो इंस्ट्रक्शंस ड्राफ्ट करेंगे वर्कर्स के लिए, वो रूट बताएंगे प्रोडक्शन का किस तरीके से होना चाहिए, टाइम और कॉस्ट शीट प्रिपेयर करेंगे और इंश्योर करेंगे डिसिप्लिन मेंटेन रहे। और जो एग्जीक्यूशन के 4 थे वो क्या करेंगे? वो टाइमली एंड एक्यूरेट कंप्लीशन ऑफ जॉब को इंश्योर करेंगे, कीपिंग मशीन्स एंड टूल्स रेडी फॉर ऑपरेशन, मतलब वर्कर्स अगर आए काम पे तो उनके लिए मशीन्स और टूल्स हमेशा रेडी रहें, ये इंश्योर करेंगे। इंश्योरिंग प्रॉपर वर्किंग कंडीशन ऑफ मशीन्स, मशीन की प्रॉपर वर्किंग कंडीशन है कि नहीं है, रिपेयर वाला जो था ना वो ये इंश्योर करता है। और टूल्स एंड चेकिंग द क्वालिटी ऑफ द वर्क, क्वालिटी चेक करेंगे, ये इंस्पेक्टर करता है। तो हर बंदे का अलग काम रहेगा, जैसे सीक्वेंस में यहाँ पे हर बंदे का नाम लिखा हुआ है वैसे ही सीक्वेंस में उनका काम लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये 8 काम होंगे और इस तरीके से आपका फंक्शनल फॉर्मेनशिप कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो इसी डायग्राम में इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क ड्राफ्ट करेगा इंस्ट्रक्शन, रूट क्लर्क रूट बताएगा, टाइम एंड कॉस्ट शीट ये लोग प्रिपेयर करेंगे, डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे, स्पीड बताएंगे कैसे होनी चाहिए, टूल्स को रेडी रखेंगे, मशीन्स को रिपेयर करेंगे, क्वालिटी चेक करेंगे। इसी के नीचे लिख देते तो आपका थोड़ा सा टाइम सेव हो जाता और थोड़ा अच्छा भी लगता दिखने में। बट एनीवेज अगर ऐसे नहीं लिख रहे हो तो आप ये डायग्राम बना के डायरेक्टली ऐसे आगे एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। आप बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट इनका, सो दैट हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप कर सकें।
ये था 23rd क्वेश्चन और इसके बाद बचे हैं 2 और क्वेश्चन, 24th और 25th। 24th क्वेश्चन क्या बोलता है? सारा लिमिटेड इज अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉटन yarn. It has been consistently earning good profits for many years. This year too it has been able to generate enough profits. There is availability of enough cash in the company and good prospects for growth in future. It is a well managed organization and believes in quality, equal employment opportunities and good remuneration practices. It has many shareholders who prefer to receive a regular income from their investments. It has taken a loan of rupees 40 lakhs from IDBI and is bound by certain restrictions on the payment of dividend according to the terms of loan agreement. The above discussion about the company leads to various factors which decide how much of the profits should be retained and how much has to be distributed by the company. Quoting the lines from the above discussion, identify and explain any 4 such factors. ओके ये बोल रहे हैं सारा लिमिटेड एक कंपनी है जो कि कॉटन यार्न मैन्युफैक्चर करती है। ये कंसिस्टेंट है अपने प्रॉफिट्स अर्न करने में पिछले कुछ सालों से। दिस ईयर टू इट हैज़ बीन एबल टू जनरेट इनफ प्रॉफिट्स। इस साल भी ये अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर पाई। देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ इनफ कैश इन द कंपनी और कंपनी में कैश बहुत सारा है और गुड प्रॉस्पेक्ट्स हैं फ्यूचर ग्रोथ के भी। It is a well-managed organization and believes in quality, equal employment opportunity and good remuneration. ये एक अच्छी managed organization है और ये quality और equal opportunity, employment opportunity और अच्छा remuneration practices देने में believe करती है। It has many shareholders who prefer to receive a regular income from their investments. इनका अच्छा खासा shareholders मतलब इनके जो shareholders हैं वो prefer करते हैं regular income लेना अपने investment से, मतलब जो share holding उन्होंने रखी हुई है उससे वो dividend लेना पसंद करते हैं regularly. It has taken a loan of 50 lakh from IDBI and is bound by certain restriction on the payment of dividend. इन्होंने 40 लाख का लोन लिया हुआ है IDBI से और ये कुछ restriction मतलब IDBI बैंक ने कुछ restriction लगा के रखी हुई है dividend payment पे। आपको पता है जब भी हम किसी बैंक से लोन लेते हैं तो वो यूजुअली आपके ऊपर कुछ restrictions लगाता है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है। तो इन्होंने बोला हुआ है डिविडेंड इतने अमाउंट के बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए या फिर डिविडेंड हमसे पूछ के दीजिएगा, ब्ला ब्ला स्टफ, कोई भी restriction हो सकती है। The above discussion about the company leads to various factors which decide how much of the profit should be retained and how much has to be distributed by the company. इस पर्टिकुलर डिस्कशन से आपको पता चलता है कि कंपनी कितना प्रॉफिट अपने पास रिटेन कर सकती है और कितना डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। कोटिंग द लाइंस फ्रॉम द अबाउट डिस्कशन, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन एनी 4 सच फैक्टर्स। आपको कोई भी 4 फैक्टर्स बताने हैं, यहाँ से लाइंस कोट करते हुए आइडेंटिफाई करने हैं जो कि एक पर्टिकुलर डिसीजन से रिलेट करते हो। आई होप आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि इस पर्टिकुलर डिसीजन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। एंड विद दैट एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये वाला केस स्टडी भी बहुत बार पूछा जा चुका है। दिस इज़ नॉट अ न्यू केस स्टडी। सो डायरेक्टली हम आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। किसके बारे में बात हो रही थी? डिविडेंड डिसीजन के बारे में, क्योंकि लास्ट 3rd लाइन में ये लिखा हुआ था कितना पैसा खुद रखें और कितना हम बांट दें लोगों के बीच में, ठीक है। तो ये हम कहाँ डिसाइड करते हैं? हम डिविडेंड डिसीजन में डिसाइड करते हैं। और इसके जो फैक्टर्स हैं उसके बारे में बात करें तो स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई थी, इट हैज़ बिन कंसिस्टेंटली अर्निंग गुड प्रॉफिट्स फॉर मेनी ईयर्स। पिछले कुछ सालों से ये अच्छा खासा प्रॉफिट कमा पा रही है। तो ये लाइन कहीं ना कहीं दर्शाती है कि भाई स्टेबिलिटी है इनकी अर्निंग्स में। कैश फ्लो पोजीशन ये भी लिखा हुआ था, कंपनी में कैश का कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा खासा कैश है इनके पास। तो ये लाइन भी आपको वहाँ से पढ़ने को मिल जाएगी। फिर है ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स। ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स में लिखा हुआ था कि कंपनी के अच्छे ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स भी हैं। फिर शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस, शेयर होल्डर्स प्रेफर करते हैं इन्वेस्टमेंट पे उनको रिटर्न मिलता रहे। कॉन्ट्रैक्चुअल रेस्ट्रिक्शंस, IDBI बैंक से इन्होंने लोन लिया हुआ है जिसके चलते हुए डिविडेंड के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है। एंड दैट्स इट। इन्होंने 5 एक्सप्लेन किए हुए हैं, आपको सिर्फ 4 करने थे। आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कोई भी 4 एक्सप्लेन कर दीजिएगा जब आपको पेपर में क्वेश्चन आए, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं, जब भी लाइन कोट करना का लिखा होता है कि कोट लाइंस फ्रॉम द पैराग्राफ, इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर 10 लाइनें हैं तो तुम 10 की 10 कोट करोगे। तुम पहली लाइन कोट करोगे, उसके बाद डैश 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 छोड़ के और उसके बाद लास्ट लाइन लिख दोगे, ठीक है। Now we are on last question of this particular previous year question paper. 25th question है ये बोलते हैं Hayaram is a famous chain selling a large variety of products in the Indian market. Their products include chips, biscuits, sweets and squashes. It charges a comparatively higher price than its competitor as it sells quality products. Besides, it offers regular discounts to the customers and easy credit terms to its retailers. It has 5 of its own retail shops. It also sells its product through various grocery stores so that the products are made available to the customers at the right place, in the right quantity and at the right time. It regularly uses different communication tools to increase its sales. The above paragraph describes the combination of variables used by the Hayaram to prepare its market offering. Identify and explain the variables.
ओके, सो बेसिकली व्हाट दे आर सेइंग इज कि हयाराम एक फेमस चेन है जो कि लार्ज वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स बेचती है इंडियन मार्केट में. Their products include chips, biscuits, sweets and squashes. ये chips, biscuits, sweets और squashes बेचती है. It charges a comparatively higher price than its competitors. ये competitors के according थोड़ा सा high price charge करते हैं. अगर वो 10 रुपए की चीज़ दे रहे हैं 15 रुपए की दे रहे हैं, क्योंकि ये quality products बेचते हैं. Besides, it offers regular discounts to its customers and easy credit terms to its retailers. ये retailers को easy credit terms देते हैं, मतलब उधारी पे सामान दे देते हैं और discount देते हैं customers को. It has 5 of its own retail shops. इनकी खुद की 5 retail shops हैं. It also sells its products through various grocery stores so that the products are made available to the customers at right place. ये अपने products को grocery stores पे भी भिजवाते हैं so that customers को उनके घरों के पास ही वो सारे products मिल जाएं, right quantity में मिल जाएं और जिस टाइम उन्हें चाहिए उसी टाइम मिल जाएं. It regularly uses different communication tools to increase its sales. कभी कभी मतलब ये usually different communication tools को इस्तेमाल करते रहते हैं अपनी sales को बढ़ाने के लिए. ऊपर वाला paragraph describe करता है combination of variables used by Hayaram to prepare its market offering. बहुत सारे वेरिएबल्स का इस्तेमाल करके ये मार्केट ऑफरिंग जो मतलब प्रिपेयर करते हैं उनके बारे में इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में लिखा हुआ है. आपको वो आइडेंटिफाई करना है और एक्सप्लेन करना है वो सारे वेरिएबल्स. ठीक है, ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है आई गेस, ये नहीं आया है पहले, राइट, ये नहीं आया है. सो द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स यूज्ड बाय हयाराम टू प्रिपेयर इट्स मार्केट ऑफरिंग आर प्रोडक्ट. फर्स्ट है प्रोडक्ट कि भैया इनके प्रोडक्ट थोड़े से अच्छी क्वालिटी के होते हैं, कंपैरेटिवली बेटर क्वालिटी यूज़ करते हैं, ये अपने प्रोडक्ट्स में ऑप्शंस भी काफ़ी सारे हैं, ब्ला ब्ला स्टफ. ठीक है, फिर है प्राइस. प्राइस ये ज़्यादा मांगते हैं अपने कॉम्पिटिटर्स के अकॉर्डिंग. ठीक है, और ये मतलब डिस्काउंट वाली लाइन भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे. ठीक है, फिर है प्लेस और डिस्ट्रीब्यूशन. ये हमेशा कोशिश करते हैं कि इनके प्रोडक्ट्स रेडिली अवेलेबल मिले हर जगह ग्रॉसरी शॉप्स में और यहाँ हर जगह भिजवाते रहते हैं. प्रमोशन, ये यूजुअली डिफरेंट कम्युनिकेशन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं सो दैट इनके प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन पूरे मार्केट में बनी रहे. ठीक है, तो जल्दी अब इनका वो ले लीजिए स्क्रीनशॉट. प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, एंड दैट्स इट. यहाँ खत्म होता है हमारा ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर. आई होप आपको सारे सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आएंगे. कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. विद दैट मैंने पूरे जितने भी पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स थे उनका वीडियोस बनाया हुआ है, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा, ये फर्स्ट था अगर आप जो देख रहे हैं, तो एक लिंक लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कि प्लेलिस्ट का लिंक है, उसमें आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, देख लीजिएगा पेपर से पहले. अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है पेपर में, इसलिए अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल ऐसे रखना है हमें ज़बरदस्त. ठीक है, कोई भी दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. विद दैट 16 मई को होने वाला है हमारा एक लाइव सेशन जिसमें आप अपने सारे डाउट्स लेके आ सकते हैं. दैट्स इट. बस आपको ये बता दूँ, वीडियो ढूंढना है तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है. गूगल पे जाओ, magnetbrains.com टाइप करो, ये वेब पेज खुलेगा. वेब पेज खुलते ही CBSE इंग्लिश मीडियम में जाना, क्लास 12 में जाना, क्लास 12 के सारे टीचर्स मिल जाएंगे, उसमें आपको मेरी भी तस्वीर नज़र आ जाएगी. यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आपको बुक्स मतलब यहाँ पे आपको वो आ जाएगा चैप्टर नंबर और हर चैप्टर में कितने लेक्चर्स हैं वो दिख जाएंगे. आपको कौन सा वाला लेक्चर खोल के देखना है वो आप देख सकते हैं, आपको वीडियो मतलब मिल जाएगी. आप आराम से यहाँ पे पूरी वीडियो देख सकते हैं जिस भी मोड में देखना चाहें. एंड दैट्स इट. अपनी डाउट्स क्लियर कर सकते हैं. चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. बहुत अच्छे से लिख के आना है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है. ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सो मच.